31 मार्च 2026 ये वो डेडलाइन है जिसमें अमित शाह ने कहा है कि नक्सलवाद से पूरे देश को मुक्त कराया जाएगा। और सिर्फ कहा नहीं है, इस पे काम भी जोर शोर से जारी है। एक तरफ जहां माओवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उन्हें बैकफुट में ढकेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ बस्तर में विकास की नई लकीर भी खींची जा रही है। इसलिए आज बात करेंगे दो मुद्दों पे, जिसमें एक तरफ जहां बीजापुर में 13 हार्डकोर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उस पर बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे बस्तर में रेल लाइन के लिए सर्वे किया गया है। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बस्तर से जुड़ गए हैं संजय भैया। संजय भैया, कितनी बड़ी सफलता है 13 हार्डकोर माओवादी जो नक्सल संगठन, नक्सल विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे, वो उन्हें छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। कितनी बड़ी सफलता है ये? देखिए, जो खबर निकल के सामने आई उसमें ये बताया गया कि 13 नक्सलियों ने समर्पण किया है। पुलिस ने लिखा कि सभी हार्डकोर नक्सली थे जिन पे 1 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक का इनाम था। इन पर कुल मिलाकर 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन्होंने बीजापुर पुलिस सामने सरेंडर किया और ये कई नक्सल घटनाओं में शामिल थे, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। बीते कुछ समय की बात करें तो नक्सली संगठन में हम देख रहे हैं कि बड़े स्तर पे बड़े कैडर्स जो हैं वो भी सरेंडर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है ये दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जो नक्सली सरेंडर करते हैं फिलहाल वो नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नक्सल संगठन भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि जो सरेंडर करने वाले नक्सली हैं उन्हीं की निशानदेही पर बड़े ऑपरेशंस लॉन्च करती है पुलिस, और जिसमें नक्सल संगठन को सबसे अधिक नुकसान होता है। बसौर राजू के इनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें इसी बात का जिक्र किया था कि जिन नक्सलियों ने संगठन को छोड़ा उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने ऑपरेशन चलाए, जिसके चलते हमारा सबसे बड़ा नेता जो है, हमारा महासचिव जो है, वो मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे सरेंडर जो हैं, भले ही इसमें आंकड़ों में अगर हम देखें तो कोई 1 लाख का नक्सली है, कोई 2 लाख का है, कोई 3 लाख का है, लेकिन जब ये नक्सल संगठन से जुड़ी अंदरूनी बातें पुलिस को बताते हैं तो ये नुकसान नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। सौरभ, तो एक बार फिर से 13 नक्सली सरेंडर किया है तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन के लिए नई मुसीबतें जो है वो आती नजर आ रही है। सौरभ जी, इन 13 माओवादियों में से जो सबसे अहम पद का माओवादी था वो कौन था? मतलब कितने बड़े माओवादी कैडर के नक्सली जो है आत्मसमर्पण? देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा कोई खास कैडर वाइज अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़े कैडर का नक्सली नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स कुछ इसमें हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नक्सली कितने बड़े कद का है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं बसव राजू के एनकाउंटर का जिक्र कर रहा था उसमें जिसने नक्सलियों ने रमेश हिमला का जिक्र किया था, जो इस एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए थे, जो पुलिस में थे। वो कुछ समय पहले तक नक्सलियों के एलओएस कमांडर थे। एलओएस कमांडर के ऊपर मेरे ख्याल से, अगर मैं शायद सही बता रहा हूँ, तो 1 या 2 लाख रुपए का इनाम होता है। ऐसे में एक पद तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन देखिए जब उसने सरेंडर किया, क्योंकि वो उस इलाके में लगातार नक्सल संगठन में सक्रिय रहा था, उसने बसव राजू के साथ भी काम किया था। ऐसे में उसे पता था कि बसव राजू की मूवमेंट क्या होती है। तो वो नक्सली बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन जब वो फोर्स में शामिल हुआ तो उसने नक्सलियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि नक्सली छोटा या बड़ा हो, अगर वो सरेंडर करता है तो नक्सल संगठन से जुड़ी वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आता है, जो नक्सल संगठन के लिए बाद के वक्त में बहुत बड़ी चुनौतियां बन जाती हैं। सौरभ जी, संजय भैया, मुझे ये बताइए, जब कोई माओवादी आत्मसमर्पण करता है, उससे जानकारी ली जाती है, उसके जानकारियों के बेस पे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं, तो इस पे कितना भरोसा किया जाता है कि वो माओवादी जो है वो सटीक जानकारी दे रहा है? हो सकता है इसमें माओवादियों की चाल हो, उन्होंने किसी को सरेंडर कराया हो कि ऐसा ऐसा आप इनपुट देना, उसके बाद जो ऑपरेशंस लॉन्च होंगे। तो इन सारी जो प्रोसेस है, इसे कैसे जस्टिफाई किया जाता है कि ये सही बोल रहे हैं और इनकी दी हुई जानकारी पे एक ऑपरेशन, इतने बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया जाए? इससे देखिए, बताइए। किसी माओवादी के समर्पण के बाद उसके फोर्स में शामिल होने या पुलिस के लिए विश्वास पात्र बनने के बीच में एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें पुलिस कई चरणों में जी। इस बात की जांच करती है कि क्या इस माओवादी ने अपने मन से समर्पण किया है या फिर ये नक्सल संगठन की कोई चाल है। ऐसे में, क्योंकि हमने देखा है कि पहले ऐसे केसेस भी आए हैं कि समर्पित माओवादी पुलिस लाइन से हथियार लेकर वापस जंगलों में भाग गए हैं। तो पुलिस भी इस तरह की चुनौतियों से वाकिफ़ है। यही वजह है कि कई चरण की इसमें जो है काउंसलिंग की जाती है। जो पहले सरेंडर्ड कैडर्स जो हैं, जो इनके बहुत विश्वास पात्र हैं, उनके जरिए इनके परिजनों का पता लगाया जाता है। कोशिश की जाती है कि जो समर्पण कर रहे हैं उनके परिजन भी निकलकर अब शहर में आ जाएं, जिससे उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहे कि आपके परिजन तो यही हैं। तो ऐसे में वो किसी भी तरह की दगाबाजी करने से पहले सोचे। लेकिन इसके बावजूद बहुत लंबा एक समय लगता है, जिसके बाद उसे बंदूक पकड़ाई जाती है या फिर पुलिस द्वारा सीधे तौर पे ऑपरेशन में शामिल किया जाता है। इसके लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस है।
जब वो नक्सली विश्वास जीतने में कामयाब हो जाता है, जब पुलिस को विश्वास हो जाता है कि हाँ अब ये पूरी तरह से पुलिस के साथ है, फोर्स के साथ है, सरकार के साथ है, उसके बाद ही उसे फोर्स में शामिल किया जाता है या इस तरह के ऑपरेशंस का हिस्सा बनाया जाता है। सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल संजय भैया, आपने सारी जानकारी अच्छे से दी। अब इसके साथ साथ हमको बात करना होगा, बस्तर में विकास की नई लकीर खींचने के लिए तैयारी की जा रही है, यानी कि रेलवे लाइन के लिए सर्वे किया गया है। ये सर्वे कितना इम्पोर्टेंट होगा, और ये अभी हमें पता चला है कि ये कोत्तागुड़म से किरंदुल तक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें मिनपा, गोलापल्ली ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पे पगडंडी भी बनाने के लिए सरकार को सोचना पड़ता था। आज वहां पर रेल लाइन के लिए सर्वे किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी सफलता है सरकार। सौरभ देखिए, आज चर्चा का विषय तो ये मुद्दा होना ही चाहिए, क्योंकि एक रेल लाइन का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। सरकार ने कहा है कि इसका सर्वे अंतिम चरण में है, जिसमें कोठागुड़म से लेकर, जो कि भद्राचलम के पास है, क्योंकि भद्राचलम ज़्यादा फेमस जगह है, तो भद्राचलम से लगा हुआ स्टेशन है कोठागुड़म जी, वहाँ से किरंदुल तक एक रेल लाइन प्रस्तावित है, जिसका सर्वे अपने अंतिम चरण में है, ऐसा सरकार ने कहा है। अब देखिए, मैं आपको एक मैप के जरिए पहले दिखा दूँ कि ये जगह कहाँ है। संजू, थोड़ा इस लैपटॉप पे अगर आप जूम करके दिखा पाएँ। देखिए, इस जगह को दिखाना, यहाँ आपको भद्राचलम रोड लिखा हुआ नज़र आएगा। मैं इसे थोड़ा और जूम करता हूँ तो देखिए, ये आपको भद्राचलम रोड लिखा हुआ नज़र आएगा। ये भद्राचलम है। ये भद्राचलम स्टेशन से जब आप आगे आते हैं तो देखिए, ये गंगरेल के पास जो है आप छत्तीसगढ़ की सीमा पे दाखिल होते हैं। इसके आगे आता है गोलापल्ली। अब समझिए, गोलापल्ली का जिक्र क्यों करना चाहिए। ये ऐसी जगह है, गोलापल्ली मेरे ख्याल से लगता है प्रदेश का एक ऐसा इलाका होगा जहाँ आज भी आप सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ से किसी रास्ते के जरिए नहीं पहुँच सकते। यानी कि अगर आपको गोलापल्ली जाना है तो पहले आपको कोंटा से आप निकलेंगे, इसके बाद आप भद्राचलम के पास होते हुए एक दो जो गांव हैं वहाँ, यानी तेलंगाना होते हुए आप गोलापल्ली पहुँचते हैं। यानी कि सरकार यहाँ आज तक सड़क भी नहीं बना पाई। ये नक्सलियों का इतना मजबूत गढ़ रहा, और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं ये इतनी अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। तो ये रेल लाइन जो है ये गोलापल्ली से होकर गुजरेगी। गोलापल्ली से होते हुए फिर रेल लाइन जो है ये पोटकपल्ली पहुँचेगी। पोटकपल्ली के बारे में बता दूँ, आपको याद होगा 1 मार्च 2022 या 23 में, शायद 22 था वो या 23 था, जब नक्सलियों ने इस कैंप पे हमला किया था। ये कैंप जब स्थापित हुआ नक्सलियों की बहुत मजबूत गढ़ में, यहाँ जब नक्सलियों ने हमला किया तो एक एसटीएफ जवान जो है घायल हुआ था। इसके बाद 25 मार्च 2023 को, शायद अगर मैं तारीख सही तरीके से याद कर पा रहा हूँ, अमित शाह खुद पहुँचे इस कैंप में। अमित शाह जब यहाँ पहुँचे तो बहुत ज़्यादा चर्चा का ये विषय था कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री उस वक्त भी थे, ये पहुँचे हैं पोटकपल्ली। पोटकपल्ली जो नक्सलियों का मजबूत गढ़ था, जहाँ नक्सली हमला भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ वो विश्वास दिलाने की सरकार जो है वो जवानों के साथ खड़ी है, साथ ही हम डरते नहीं हैं नक्सलियों से, ये संदेश देने के लिए खुद अमित शाह यहाँ पहुँचे थे। तो ये पोटकपल्ली में आपको सेंसिटिविटी बता रहा हूँ कि कितना सेंसिटिव जगह है ये। इसके आगे जब आप जाते हैं तो आता है मिनपा। मिनपा, जहाँ 21 मार्च 2022 को नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों पर हमला किया, जिसमें 17 जवान शहीद हुए। डीआरजी जवानों पर हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। तो उस मिनपा से होकर ये रेल लाइन जो है भैया, ये जो घटना थी 2020 की थी, 21 मार्च 2020 की घटना थी। इसके बाद आप आगे आते हैं चिंतलनार। चिंतलनार तो आप जानते ही हैं, ये जगरगुंडा से लगा हुआ इलाका है। और जो ताड़मेटला कांड जो हुआ था, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए थे, तो उसमें चिंतलनार कैंप से ही जवान निकले हुए थे और ये पूरी घटना जो है वो हुई थी। तो ये जगह तो खैर मतलब सभी जानते हैं, चिंतलनार बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। इसके आगे आप जाते हैं नीलमपल्ली, और उसके आगे तामोड़ी होते हुए किरंदुल। किरंदुल जहाँ फिलहाल एक स्टेशन है जो कि के रेल लाइन नाम से जाना जाता है, जो किरंदुल से कोत्सावल, जो कि विशाखापट्टनम के पास है, उसे जोड़ता है। और इस रेल लाइन का मुख्य उद्देश्य ये था, जब इसे बनाया गया था, बहुत पुरानी ये रेल लाइन है, शायद 50 से 60 के में बनाई गई थी ये, तब इसे जापानियों के द्वारा बनाया गया था। जापान सरकार की इससे मदद ली गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था जो किरंदुल में जो एनएमडीसी की लौह की पहाड़ियाँ हैं, जो खदानें हैं, वहाँ से लौह निकाल कर इसे आगे इसका परिवहन करना। तो ये एक रेल लाइन पहले से किरंदुल से विशाखापट्टनम के लिए मौजूद है। लेकिन अब जो रेल लाइन आ रही है ये भौगोलिक तौर पे, और ख़ास तौर पे इसलिए कि ये इतने सेंसिटिव इलाके से जा रही है। यही वजह है कि इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेरे साथी जब ये
लेकिन संजय भैया, बताइए सौरभ, बताइए। अच्छा जी बताइए। मैं ये बोल रहा था कि ऐसे जगहों पे जो इतने अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पे एक सड़क बनाने में कई कई जवान शहीद हो जाते हैं, ऐसे में ये रेल लाइन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, मेरे साथी जब ये खबर आई तो मेरे साथी शहनवाज ने और लुभम ने उन इलाकों से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। मैंने उन्हें मिनपा भेजा क्योंकि मिनपा जी एक चर्चित गांव है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। ऐसे मैंने उन्हें इस इलाके में भेजा जी कि अब इस इलाके की तस्वीर कितनी हद तक बदली है। देखिए, वहाँ कुछ सर्वे के निशान है। मैं फिर से आपको जी लैपटॉप की ओर ले जाता हूँ। देखिए, उन्होंने ये कुछ तस्वीरें भेजी है। ये आपको यहाँ पे MKR 105 जैसा कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। ये दरअसल जब रेलवे सर्वे करता है तो उन्होंने इस पत्थर को मार्क किया है, यानी कि ये रेल लाइन यहाँ से जी गुजरेगी। तो ये मिनपा की तस्वीरें हैं। आपको यहाँ पर मिनपा का माध्यमिक शाला नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा यहाँ पर CRPF का कैंप, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद स्थापित हो पाया। तो यहाँ CRPF का कैंप भी है। हमारे साथी ने उस गांव की कुछ तस्वीरें भेजी। उस गांव को देख के आप समझ पाएंगे कि ये गांव जो है बिल्कुल टिपिकल जो एक आदिवासी क्षेत्र के गांव होते हैं वैसा ये गांव है। अभी विकास से काफ़ी दूर है। फिलहाल यहाँ पे नक्सल गतिविधियों को कम करने के लिए एक CRPF का कैंप स्थापित किया गया है और लगातार यहाँ पर विकास कार्य होते रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। एक सड़क भी यहाँ पे निर्माणाधीन है जिसका काम फिलहाल चल रहा है। ये आपको नज़र आएगा। ग्रामीण कुछ आते नज़र आ रहे हैं तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि एक अभी कच्ची सड़क यहाँ तैयार की गई है। इसके ऊपर जो पहला जो गिट्टी वगैरह बिछाने का काम होता है ये फ़िलहाल यहाँ हो गया है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर एक सड़क भी पहुँच जाए। तो ये मिनपा है। मिनपा गांव से जब ये रेल लाइन गुजरेगी तो मेरे साथी ने वहाँ के ग्रामीणों से ही बात की। उन्होंने फ़िलहाल इसका स्वागत किया। मैं कोशिश करूँगा कि जो ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की है इस वीडियो में उनकी बातचीत को भी हम जोड़ दें ताकि आप लोग सुन पाएँ कि ग्रामीण वहाँ के क्या कह रहे हैं। तुम्हारे गांव में ट्रेन आ रहा है, पता है? नहीं पता है सर। अब ट्रेन आएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। इससे पहले तो कभी गांव में ट्रेन में नहीं देखे हो गांव में, नहीं देखे थे अब देखोगे। जी। कभी आप ट्रेन में बैठे हो, नहीं बैठे हैं। देखे हो ट्रेन को? नहीं देखे हूँ, लेकिन फोटो में देखे हूँ, मोबाइल में। तो कैसा लग रहा है? गांव में ट्रेन आएगा तो कैसा लग रहा है? देखने का मन कर रहा होगा बहुत। गांव वाले देखेगा तो मैं भी देखूंगा। गांव वाले पूरे सब तो मन कर रहा है आने के बाद देखूंगा, बैठूंगा, जाएंगे। इससे पहले ट्रेन व्रेन देखे गांव वाले? नहीं देखे सर ट्रेन में। पहली बार देखेंगे? जी इसी बार देखेंगे सर, आएगा तो देखेंगे जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सौरभ कि ऐसे इलाके में अगर रेल लाइन जाती है, और मैंने जो बताया आपको कि ऐसे ये इलाके हैं जहाँ पर, अच्छा मैं आपको जो पोटकपल्ली की बात बता रहा था, ये एक तस्वीर है जिसमें आपको अमित शाह बैठे नज़र आएंगे जवानों के साथ। मैंने कुछ तस्वीरें मुझे वहाँ की मेरे पास थी, मैं वो तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। तो ये जब ऐसे इलाकों में रेल लाइन जाएगी तो कहीं ना कहीं जो सरकार एक दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो सरकार शायद इसके बाद की तैयारी कर रही है। सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि वाकई तब तक हम नक्सलवाद को देश से खत्म कर देंगे। यही वजह है कि सरकार कहती है कि हम इस इलाके में रेल लाइन भी बिछा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें बहुत लंबा समय लगता है। देखिए, रेल लाइन बिछाना बहुत आसान काम नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो रायपुर से जगदलपुर के लिए बहुत लंबे समय से एक रेल लाइन की मांग की जा रही है, जो रावघाट से होकर आएगी। सालों से मैं बचपन सुनते आ रहा हूँ कि रेल लाइन बनेगी, अब तक वो अधूरी है। लगातार इस बारे में जो है मांग उठती रही है, सरकारें बदली है, लेकिन ये मांग जो है यथावत है। अब तक की रेल लाइन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन क्योंकि इस इलाके में सरकार ने कहा है कि हमारा सर्वे अंतिम चरण पे है, इस पे काम शुरू हो जाएगा। 160 किलोमीटर की ये रेल लाइन होगी और इसमें जो है 136 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा, यानी कि गोलापल्ली से लेकर किरंदुल तक की दूरी जो है वो 136 किलोमीटर की होगी। तो ऐसे में अगर ये रेल लाइन बीत जाती है तो हाँ, इलाके का विकास होगा। हालांकि इस बात पे भी डिबेट करनी चाहिए कि ये विकास किस कीमत पर। जब ये विकास होगा तो यकीनन जंगल काटे जाएंगे, तो ये बात भी उठेगी कि रेल लाइन के नाम पे क्या आप जंगल काट रहे हैं। तो दोनों बातें सौरभ आगे इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। जी, इसी बात को लेकर जब हमने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से भी कहा था कि बस्तर के लोगों को इस बात का हमेशा डर है कि कहीं
माओवाद के बाद ऐसा ना हो कि उनका जंगल उजड़ जाए, उसकी खूबसूरती उजड़ जाए। तो विजय शर्मा ने बार बार इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि बस्तर का विकास बस्तर मॉडल पे होगा और इस चीज़ के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के ग्रामीणों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और हम उसका जो विकास है उसके लिए पूरी नीति और पूरी योजना बना के ही उसका विकास करेंगे। ऐसा उन्होंने बार बार आश्वासन दिया है संजय। देखिए, विकास की कीमत तो होती है सौरभ। विकास जो है वो अपने जी, साथ जो है कीमत लेकर आता है। और क्योंकि जो अभी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, जो बस्तर के रहने वाले होंगे या इसके आसपास के इलाके में रहने वाले होंगे, अगर वो याद कर पाएँ तो आपको याद होगा रायपुर से जगदलपुर के लिए जो सड़क थी, जो NH था, आज से अगर मैं 10 साल पहले या 12 साल पहले याद करता हूँ या 15 साल पहले याद करता हूँ, तो आपको याद होगा कि ये सड़क काफ़ी सकरी थी और इस सड़क के दोनों ओर आम के पेड़ लगे हुए थे, जो उस वक्त के मतलब बहुत पुराने ये पेड़ थे। और ये पेड़ इतने अधिक करीब थे कि आपस में एक टनल जैसा आकार बनाते थे, यानी जब आप इस रास्ते से गुजरते थे तो आपको लगता था आप किसी टनल के अंदर से जा रहे हैं। दोनों ओर के पेड़ जो है ऊपर आके एक दूसरे से मिल गए थे। बड़ा ही खूबसूरत था ये जब ये रास्ता। लेकिन हम हर दिन सुनते थे कि इन पेड़ों से टकरा कर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सकरा रास्ता था। जब आप गाड़ियों को ओवरटेक करते थे तो इसमें एक्सीडेंट होते थे और लोगों की जान जाती थी। बहुत मांग उठी कि सड़क का चौड़ीकरण हो, क्योंकि ये NH है। तो क्या किया गया, सड़क का चौड़ीकरण किया गया और जो पेड़ थे, जो इसकी खूबसूरती थी, उन्हें काट दिया गया। तो ऐसे में उस बात का दर्द भी लोगों के मन में रहा कि यार देखिए, इतने प्यारे पेड़ थे, ये कट गए, ऑक्सीजन देते थे, ये सब तो अलग मसला है। लेकिन आज जब आप उस सड़क से गुजरते हैं तो आप बिल्कुल सनसनाते हुए गाड़ी अपनी भगाते हुए ले जाते हैं, क्योंकि अब डबल लेन की सड़क बन गई, कई जगहों तो और ज़्यादा चौड़ी है। फ़िलहाल एक और परियोजना है जिसमें इसको और चौड़ा किया जाएगा। तो देखिए, विकास जब आता है तो अपने साथ जो है ये सब कीमत लेके आता है। पेड़ कटेंगे, वाकई कुछ लोग के घर उजड़ेंगे। तो ये डिबेट का विषय होना चाहिए कि क्या बस्तर के इस इलाके में रेल लाइन की ज़रूरत है? क्या जैसे कि किरंदुल से विशाखापट्टनम की रेल लाइन है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ लौह अयस्क का परिवहन है, क्या उसी तरह किरंदुल से निकलने वाले लौह अयस्क के परिवहन के लिए ही इस रेल लाइन को बनाया जा रहा है? अगर आम जनता के लिए योजना होती तो क्यों अभी तक रावघाट से लेकर जगदलपुर तक या बस्तर तक रेल लाइन नहीं आ पाई? तो ये सारे विषय जो हैं ये डिबेट का हिस्सा होने चाहिए और इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि क्यों आखिर आम जनता को इस इलाके में ख़ास तौर पे रेलवे की अगर सुविधाओं की बात की जाए तो उन्हें दोयम दर्जा दिया जाता है। क्यों पहले परिवहन को ही, ख़ास तौर पे लौह अयस्क के परिवहन को ही प्राथमिक तौर पे दर्जा दिया जाता है या प्राथमिकता दी जाती है? तो ये एक रेल लाइन बन रही है जो हम क्योंकि लगातार अब नक्सलवाद को लेके बात कर रहे हैं, और ये रेल लाइन क्योंकि नक्सलियों के बहुत ही कोर जोन से जा रही है, ऐसे में फोर्स को यहाँ पे और अधिक कैंप खोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पे इस तरह के काम चलेंगे तो हो सकता है नक्सल इसे प्रभावित करें, या फिर सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि जब तक सर्वे का काम चलेगा तब तक 31 मार्च 2026 की डेट आ जाएगी और इस इलाके को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा और नक्सली यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में बहुत ही आसानी से यहाँ बिना किसी बाधा के आप रेल लाइन को बिछा लेंगे। हो सकता है सरकार की ये मंशा हो, सरकार ऐसा सोच रही हो, लेकिन यदि यहाँ पर नक्सलवाद तब तक खत्म नहीं होता है तो सरकार को यहाँ, प्रशासन को यहाँ, फोर्स को यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कैंप स्थापित करने होंगे। लेकिन ये जो इलाके हैं जिसकी अब तक पहचान क्या थी, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा मिनपा कौन सी गाँव, इसकी और कोई पहचान नहीं, इसकी इकलौती पहचान है कि यहाँ 17 जवानों की शहादत हुई। पोटकपल्ली कौन सा गाँव, इसकी कोई पहचान नहीं है, एक ही पहचान है कि यहाँ कैंप पे नक्सलियों ने हमला किया और इसके बाद यहाँ हम इससे आते हैं। गोलापल्ली कौन सा गाँव, इसकी कोई पहचान नहीं, हालांकि इसकी एक और पहचान थी, एक वक्त में ये बहुत महत्वपूर्ण वन क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ की जो लकड़ियाँ थी, फॉरेस्ट का ट्रेनिंग सेंटर था ये। जब यहाँ नक्सली नहीं पहुँचे थे तो IFS अधिकारी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे, रेंजर्स यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते थे। फॉरेस्ट को लेकर इतना ये रिच था, तो ऐसे में इसकी पहचान थी। लेकिन अब क्या पहचान है, अब हम इस बारे में क्या बात करते हैं कि ऐसा इलाका है जहाँ आज तक सड़क नहीं बन पाई। तो देखिए ये सारे इलाकों की तस्वीर बदलेगी। तो हो सकता है कि जब ये रेल लाइन आ जाए तो ये जगह स्टेशन बन जाए, इनकी तस्वीर बदल जाए और इन इलाकों को हम देखें कि यहाँ से बहुत मिनरल्स निकलता है, यहाँ से बड़ा वनोपज निकलता है, व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया है। तो ये सारी बातें हो सकती है आगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये एक सर्वे है, लंबा प्रोसीजर है, एक लंबा वक्त लगेगा। चर्चा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस इलाके में अगर सर्वे भी चल रहा है तो इससे एक बात तो साफ़ होती है कि सरकार की मंशा साफ है, सरकार नक्सलवाद को खत्म करेगी और उसके बाद इस इलाके में रेल लाइन और सड़कों का जाल बिछाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, ये तो बात का विषय है। जी सौरभ। जी बिल्कुल संजय भैया, जो भी होगा
हम ऐसे ही बात करते रहेंगे बस्तर के बारे में, चाहे माओवादी गतिविधियों के बारे में, या जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। और दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और मुद्दे पे भी बात उठनी चाहिए या कोई ऐसा मुद्दा है जो छूट जा रहा है, हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर उस मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।